गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आप कल चैप्टर कर रहे थे तो वहाँ पर आपने भूस्खलन का टॉपिक क्लियर किया था, लेकिन उसमें हमारा एक पार्ट पेंडिंग रह गया था और वो पार्ट हमारा क्या था? अत्यधिक सुभेदा अक्षेत्र। ठीक है, मतलब जो भूस्खलन के टाइप हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो है वह है अत्यधिक सुभेदा अक्षेत्र, मतलब जहाँ पर ज़्यादा भूस्खलन होता है। फिर है अधिक सुभेदा अक्षेत्र, फिर मध्यम और कम, और फिर अन्य अक्षेत्र। फिर उसके हम परिणामों के बारे में देखेंगे, फिर उसका निवारण कैसे किया जा सकता है और आपदा प्रबंधन क्या है और उसका निष्कर्ष क्या है इस चैप्टर का। ये आज के हमारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ज़्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले अक्षेत्र, उत्तर पूर्वी अक्षेत्र यू नो वेरी वेल। ठीक है, जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, भूकंप प्रभावी जो अक्षेत्र हैं, जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ पर भी भूस्खलन ज़्यादा होता है। अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले अक्षेत्र, जहाँ पर मानव की क्रियाकलाप गतिविधियाँ जो हैं वह ज़्यादा हो रही हैं, जिसमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते हैं। अत्यधिक भूस्खलन सुभेदा अक्षेत्रों में रखे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट अधिक सुभेदा अक्षेत्र। ठीक है, तो देखिए, अधिक भूस्खलन सुभेदा अक्षेत्रों में भी अत्यधिक सुभेदा अक्षेत्रों से मिलती जुलती परिस्थितियाँ हैं। दोनों में अंतर है। भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता का। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य जो हैं और उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं। अब यहाँ हम नेक्स्ट देखेंगे मध्यम और कम सुभेदा वाले अक्षेत्र। पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र जैसे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में सिप्ती, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट के व दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहां कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरला में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन होता रहता है। अन्य क्षेत्र देख लेते हैं। भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिले को छोड़ दें और असम और दक्षिणी प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त हैं। भूस्खलन के परिणाम क्या होते हैं? भूस्खलनों का जो प्रभाव है वह अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है। वहीं का जो रीजन होता है उसी में इसका प्रभाव होता है। परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियां टूट जाती हैं, जलवाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुई नदी रास्तों में बदलाव जो है वह बाढ़ ला सकते हैं। भूस्खलन की वजह से जो भी नदियों के रास्ते बदल जाते हैं उनसे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन जो है वह मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे निवारण। भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावी क्षेत्रों में सड़क, बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी घाटी, कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होने चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। यहाँ पर बड़ी विकास परियोजनाएं नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे वृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा, इसको रोकने के लिए हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? तो एक बड़े पैमाने पर वनीकरण करना चाहिए। दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक हैं। यदि हमें भूस्खलन को रोकना है, ठीक है, तो हमें जहाँ पर जल का बहाव ज़्यादा है उसको कम करने के लिए बांध का निर्माण करना चाहिए। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। देखिए, भूस्खलन को रोकना है और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पर स्थानांतरित कृषि होती है वहाँ पर जो कृषि की जाए वो सीढ़ी नुमा खेत बनाकर करनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे आपदा प्रबंधन। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय इन स्थान की भविष्यवाणी संभव है। ठीक है, भूकंप की, सुनामी की और ज्वालामुखी की, ठीक है, इनकी तुलना में जब साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात आते हैं,
तो इनके साथ भविष्यवाणी जो है वह संभव है। बताया जा सकता है कि चक्रवात जो साइक्लोन्स हैं वह इस एरिया में आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिमाण आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वर्गीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुविधा अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान जो है वह बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? 2005 में आया। इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और सबसे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि एवं विनाश हो और जिसकी प्रकृति या परिमाण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। निष्कर्ष देख लेते हैं। ऊपर लिखित विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएं जो हैं वह प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं। आपदाएं जो आती हैं वो उसके जो रीजन्स हैं वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानवकृत भी हो सकते हैं, परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती है। जो भी संकट हो वह हर संकट आपदा नहीं होती है। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियां करना है। ठीक है, देखिए आपदाओं से हम बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इनसे मतलब इन्हें रोका नहीं जा सकता है, इन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनसे बचने के लिए कुछ निवारण किए जा सकते हैं, कुछ प्रबंधन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो 3 हिस्सों में 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्टेज हैं। 3 स्टेज कौन सी है बेटा? एक आपदा से पहले जो हम तैयारी करते हैं, दूसरी जिस समय पे आपदा आई है, और एक आपदा के पश्चात। ठीक है, आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्रित करना, आपदा संभावी क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावी क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियां रखना, बचाव का उपाय करना। आपदा के समय की बात करती हूँ। युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंपस, जल, भोजन व दवाई आपूर्ति। आपदा के पश्चात देख लेते हैं प्रभावी लोगों का बचाव और पुनर्वास। देखिए आपदा के पश्चात हमें क्या कदम उठाने चाहिए? जो लोग इससे प्रभावित हैं, ठीक है, उनके लिए उनको बचाने के लिए उनका बचाव किया जाना चाहिए और पुनर्वास और उनका जो रहने की जगह है उसे बदला जा सकता है। भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। भारत जैसे देश में जहां 2/3 क्षेत्र जनसंख्या आपदा शुभेद है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ से? अब कल जो है वो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर परसों हम इस चैप्टर का यहाँ पर टेस्ट लेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको इतना?